द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में हम देखेंगे अब किस प्रकार डुप्ले ने चांदा साहब को सलाह दी कि तिरुचिनापल्ली पर आक्रमण करके मोहम्मद अली की शक्ति का विनाश किया जाए, किंतु डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध चांदा साहब ने तंजावुर पर आक्रमण कर दिया। इधर नासिर जंग ने अंग्रेजी सेना की सहायता से कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, अतः चांदा साहब को तंजावुर छोड़कर वापस आना पड़ा। अंत में जिंजी नदी के तट पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में चांदा साहब व फ्रांसीसियों की पराजय हुई तथा चांदा साहब को पौंडीचेरी की ओर भागने को विवश होना पड़ा। यद्यपि डुप्ले ने मुजफ्फर जंग की सहायता सेना भेजी, किंतु कुछ सैनिकों के विश्वासघात के कारण उसकी सेनाएं पराजित हुई तथा मुजफ्फर जंग को अपने मामा नासिर जंग के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। तत्पश्चात नासिर जंग हैदराबाद का निज़ाम बन गया तथा मुजफ्फर जंग को बंदी गृह में डाल दिया गया। इस पराजय से डुप्ले हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने शीघ्र ही मछलीपट्टनम तथा जिंजी नदी के दृढ़ स्थानों पर अधिकार कर लिया। दिसंबर 1750 में फ्रांसीसी सेना ने नासिर जंग पर आक्रमण कर दिया। इसी वर्ष हैदराबाद में नासिर जंग के विरोधियों ने नासिर जंग की हत्या कर दी, अतः डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को बंदीगृह से मुक्त किया और उसे हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया। मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण की संपूर्ण भूमि की सूबेदारी दी, कर्नाटक में अपने सिक्के चलाने का अधिकार दिया तथा डुप्ले को 2,16,000 रुपये वार्षिक आय की जागीर भी प्रदान की। डुप्ले की सहायता से मोहम्मद अली भयभीत हो गया तथा फ्रांसीसियों से मित्रता स्थापित करनी चाहिए। वह कर्नाटक पर चांदा साहब का अधिकार भी मानने को तैयार हो गया, अतः डुप्ले की संरक्षता में चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब स्वीकार कर लिया गया। यह समय डुप्ले के उत्थान की पराकाष्ठा थी। हैदराबाद का निज़ाम उसका मित्र था, कर्नाटक का नवाब उसके अधीन था, दक्षिण में एक बड़े भूभाग की सूबेदारी उसे प्राप्त हो चुकी थी और व्यक्तिगत रूप से उसे धन और जागीर भी प्राप्त हो चुके थे। डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को निज़ाम घोषित कर दिया। जनवरी 1751 में मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो गई, अतः फ्रांसीसियों ने निज़ाम के तीसरे पुत्र सलावत जंग को निज़ाम बनाया। अब डुप्ले तिरुचिनापल्ली में मोहम्मद अली से समझौता करके दक्षिण में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहता था, किंतु अंग्रेज़ों ने मोहम्मद अली को सलाह दी कि डुप्ले से कोई समझौता न करे और उसे कर्नाटक की गद्दी दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। इस समय मोहम्मद अली दोहरी चाल चल रहा था। वह फ्रांसीसियों से संधि वार्ता भी कर रहा था और अंग्रेज़ों से सहायता लेने का भी प्रयत्न कर रहा था। डुप्ले इस चाल को समझ गया और उसने चांदा साहब की सहायता से तिरुचिनापल्ली को घेर लिया। इस समय फ्रांसीसियों की स्थिति अच्छी थी और तिरुचिनापल्ली का पतन सन्निकट दिखाई दे रहा था। यदि इस समय तिरुचिनापल्ली पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता तो दक्षिण भारत अंग्रेज़ों के प्रभाव से शून्य हो जाता। ऐसे संकट के समय अंग्रेज कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव का राजनीतिक रंगमंच पर आगमन हुआ। क्लाइव ने तिरुचिनापल्ली पर फ्रांसीसी सेना के दबाव को कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने का सुझाव दिया, अतः अगस्त 1751 में केवल 500 सैनिकों के साथ क्लाइव ने अर्काट पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। इस पर चांदा साहब ने अपने पुत्र राजा साहब के नेतृत्व में एक सेना भेजी। 53 दिन तक क्लाइव अर्काट के दुर्ग की रक्षा करता रहा। इससे अंग्रेज़ों का भाग्य पलट गया। फ्रांसीसियों को विवश होकर तिरुचिनापल्ली का घेरा उठाना पड़ा। चांदा साहब ने भागकर तंजावुर के शासक के यहाँ शरण ली, जहाँ उसकी हत्या कर दी गई। उधर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष चलता रहा, किंतु अब फ्रांसीसी कर्नाटक में एक हारे हुए युद्ध के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1753 ईस्वी में डुप्ले ने अंग्रेज़ों से संधि वार्ता आरंभ की, किंतु डुप्ले मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाने को तैयार नहीं था, अतः संधि वार्ता असफल हो गई। इसी समय फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया तथा अगस्त 1754 में नया फ्रांसीसी गवर्नर गोड्यू संधि के आदेश लेकर आया। अतः दिसंबर 1754 में अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के बीच पौंडीचेरी की संधि हो गई। इस संबंध में जो कुछ बातें हैं वो ये हैं कि अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों ने मुग़ल सम्राट अथवा अन्य भारतीय नरेशों द्वारा दिए गए सभी पदों को छोड़ दिया और वायदा किया कि वे भारतीय नरेशों की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेज़ों को सेंट जॉर्ज, सेंट डेविड के किलों तथा देवीकोट्टई पर अधिकार स्वीकार कर लिया गया। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम से अपना अधिकार वापस ले लिया। जहाज रानी और सीमा संबंधी कुछ बातें भी तय की गई। दोनों ही पक्षों ने वादा किया कि वे अपनी अपनी गृह सरकारों से इस संधि को स्वीकृत कराएंगे तथा इस स्वीकृति के
इस स्वीकृति के प्राप्त होने तक न तो आपस में कोई संघर्ष करेंगे, न किलेबंदी करेंगे। युद्ध की क्षतिपूर्ति के बारे में भी समझौता किया गया। ऐसी व्यवस्था की गई कि दक्षिण में दोनों कंपनियों के पास समान क्षेत्र रहें।